यूरोप के सबसे व्यस्त हीथ्रो हवाई अड्डे को करना पड़ा है बंद। आग के कारण बिजली सप्लाई हुई ठप। It's a national, a regional and an international hub, so there's going to be huge backlogs of passenger travelers. विशेषज्ञ से जानेंगे कि एक दिन के लिए भी अगर एयरपोर्ट बंद हुआ तो क्या होता है असर। तो ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंट फैक्टर है, इकोनॉमिक बर्डन होगा, वो नॉट ओनली फ्रॉम द एयरलाइंस, एयरपोर्ट के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर में देखिए। नाबालिग के साथ हुई एक घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर हो रही चर्चा। जानेंगे क्या है मामला, क्यों हो रहा है विवाद। शोभा गुप्ता है वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा कि इस मामले पूरी तरह से दखल देना चाहिए। और दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर विदेशी सरकारों और संस्थाओं की फंडिंग में हुई कमी का असर कितना बड़ा है, ये जानेंगे। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने बाकी बंधकों को रिहा करने से इनकार किया तो इसराइल गजा में स्थायी कब्जा कर सकता है। इसराइल काट्स ने कहा कि उन्होंने सेना को गजा में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने और आबादी को खाली करने का आदेश दिया है। इस बीच कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि हजारों शरणार्थियों को फिर से दीर्घकालिक विस्थापन का खतरा पैदा हो सकता है। ब्रसेल्स में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में नए सिरे से शुरू हुई हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त की। On the other hand, I'm saddened and shocked because death and destruction are back. एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं, मैं दुखी हूं और स्तब्ध हूं क्योंकि गजा में मौत और विनाश फिर से शुरू हो गया है। फलस्तीन के आम लोगों को पहले से ही बहुत कुछ सहना पड़ा है, इसलिए मैं अपनी अपील को दोहराता हूं, युद्ध विराम का सम्मान करें ताकि गजा के सभी क्षेत्रों में बिना रुके मानवीय मदद पहुंचे और बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई हो। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का पूर्वानुमान लगाने में विफलता के लिए देश की सुरक्षा सेवा के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। इसराइली कैबिनेट ने गुरुवार की शाम को बैठक कर रोनेन बार की रिटायरमेंट से पहले बर्खास्तगी को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। सुडानी सेना ने राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति भवन को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से वापस ले लिया है। सैन्य नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है। मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो और तस्वीरों में सैनिक खुशी से अपनी बंदूकों को लहराते हुए, नारे लगाते हुए और प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं। 2 साल पहले रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सुडान की सेना को राजधानी खार्तूम से बाहर कर दिया था। नामीबिया की राजधानी विंडहोक में हुए एक समारोह में पद की शपथ लेकर नेटुम्बो नांदी एत देतवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। नेटुम्बो ने कहा कि उनका चुना जाना ये बताता है कि महिलाएं उच्च पदों पर रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो लिंगगत भेदभाव को लेकर काम करना चाहती हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रहे ग्लेशियर की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को ईयर ऑफ द ग्लेशियर नाम दिया है। ग्लेशियर वैश्विक इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए जाते हैं तो इस सदी के आखिर तक ग्लेशियर ही नहीं बचेंगे। पॉडकास्ट में आज शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। यूरोप के सबसे व्यस्ततम और दुनिया के चौथे बड़े एयरपोर्ट को आज एक दिन के लिए बंद करना पड़ा है, जिसका असर दुनिया भर की उड़ानों पर पड़ा है। दरअसल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में आज आग लग गई, जिस कारण एयरपोर्ट की पावर सप्लाई बंद करनी पड़ी। नतीजा उड़ानों पर पड़ा। जी, हीथ्रो हवाई अड्डे बिजली सप्लाई करने वाले हाईएस्ट सब स्टेशन में आग लगी थी और इस कारण बैकअप जनरेटर भी मानसी शुरू नहीं हो पाया। केवल एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इलाके के 5000 घरों पर भी इसका असर पड़ा। बिजली काट दी गई और कम से कम 1350 से ज्यादा उड़ानें वो वहां लैंड करने वाली थी, लेकिन इसकी वजह से, इस पूरे घटना की वजह से उन्हें रद्द करना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट शुक्रवार यानी आज बंद रहेगा। तो इस एयरपोर्ट से जाने वाली उड़ानें तो कैंसिल की ही गई हैं। दूसरे एयरपोर्ट से यहाँ आने वाली जो उड़ान कैंसिल किया गया है और जो यहाँ के लिए चल चुके थे जो विमान, उन्हें दूसरी जगहों पर डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ के अलावा दूसरे हवाई अड्डों पर भी इस कारण हजारों यात्री फंस गए हैं। जी, और कई हवाई अड्डे हैं जैसे कि न्यूयॉर्क का JFK हवाई अड्डा है। तो विलियम हेस्टिंग जो न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर हैं, वो बताते हैं। Right now, we've been told our
our baggage is being taken off the plane, but वो कह रहे हैं हमसे कहा गया है कि विमान से हमारा सामान उतारा जा रहा है। मेरी तरह यहाँ करीब 100 लोग हैं, सब अपने अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने शनिवार की फ्लाइट बुक कर दी है, लेकिन मुझे तो देर हो ही चुकी है। वहीं लॉरेंस हाइस हैं जो न्यूयॉर्क से ब्रिटेन आ रहे थे, लेकिन उनके विमान को हीथ्रो की बजाय ग्लासगो में उतारा गया है। और ये जो जगह है ग्लासगो, ये लंदन से 400 मील दूर है। We boarded at JFK Terminal 4, no problem, and about 3/4 of the way through the लॉरेंस बता रहे हैं हमने JFK एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। आधे रास्ते में घोषणा की गई कि हीथ्रो हवाई अड्डे पर कुछ समस्या है और विमानों को म्यूनिख, रेकजाविक पता नहीं कहां डाइवर्ट किया जा रहा था। हमारे विमान को ग्लासगो में उतरने की जगह मिली। फ्लाइट्स को ब्रिटेन के अंदर ही बाकी एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट किया गया है, तो कुछ को देश के बाहर डाइवर्ट किया गया है और यूरोप से बाहर भी कई देश हैं जिन पर अब डाइवर्टेड फ्लाइट्स जा रही हैं। तो ब्रिटेन के भीतर की बात करें तो इस घटना के बाद उड़ानों को डाइवर्ट करने वाली जो जगहें हैं उनमें मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कार्डिफ और ग्लासगो शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन के बाहर उड़ानों को आयरलैंड, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड भेजा गया है। यहाँ तक कि कनाडा में भी एक विमान लैंड हुआ है। गैरी बोवरमैन पर्यटन आधारित रिसर्च कंपनी चेक इन एशिया के कार्यकारी निदेशक हैं। वो कहते हैं कि इस घटना का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। It's a national, a regional, and an international hub. So there's going to be huge backlogs of. गैरी बोवरमैन कहते हैं ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा हब है। बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए फिर से व्यवस्था करनी होगी, लेकिन मामला सिर्फ यात्रियों का नहीं है, कार्गो का भी है। हीथ्रो में मार्च का महीना दरअसल सबसे व्यस्त महीना होता है। एयरपोर्ट जितना अधिक वक्त बंद रहेगा, नुकसान भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन आखिर इस सब स्टेशन में आग लगी कैसे, इसके कारण का अभी तक पता नहीं चला है। करीब 70 अग्निशमन कर्मी जो हैं आग बुझाने में लगे रहे और अभी भी काम चल रहा है। 10% काम लगभग अभी भी बचा है। और लंदन फायर ब्रिगेड के असिस्टेंट कमिश्नर पैट गोलबॉर्न ने जानकारी दी है कि आग के कारणों का पता लगाया जाएगा। वहीं ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री एड मिलीबैंड ने कहा, The bigger question is about the resilience of वो कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ कि विमानन कंपनियों के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए ये मुश्किल और तनावपूर्ण स्थिति है। मुझे पता चला घाना से आ रही एक उड़ान को फ्रांस डाइवर्ट किया गया है। कई लोगों के पास यूरोपीय संघ में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है, तो वो वहां फंसे रह सकते हैं जब तक उन्हें ब्रिटेन नहीं लाया जाता है। बहुत गंभीर मसला बनता जा रहा है और ट्रैवल पत्रकार साइमन काल्डर हैं। वो कहते हैं 2010 के बाद ये पहली बार है जब हीथ्रो हवाई अड्डा पूरी तरह से बंद हुआ है। जी, उन्होंने बताया कि अब से 15 साल पहले यानी 2010 में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा था, उसमें विस्फोट हुआ था। उसके कारण आसमान में कई किलोमीटर तक राख फैल गई थी और उस दौरान यूरोप भर में हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई थी या डाइवर्ट कर दी होती हैं। जब ये घटनाएं होती हैं तो इनका असर बहुत बड़ा पड़ता है, यात्रियों पर पड़ता है, सामान पर पड़ता है और जिस देश में यात्री निकल रहे होते हैं या दूसरे देशों में जा रहे होते हैं, वह व्यवसाय पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। जी बिल्कुल, और यही सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले संपर्क साधा सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव से और सबसे पहले ये पूछा कि दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक में अगर एक दिन का काम ही बंद पड़ जाए तो ये कितनी बड़ी समस्या है। ये बात आपने एकदम सही कही है कि हीथ्रो दुनिया में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बड़ी स्टैंडिंग है, ट्रैफिक वेस्ट से ईस्ट में आता है, ईस्ट से वेस्ट जाता है। यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अब इसको एक बंद कर देना 24 घंटे के लिए जुड़ी बात है। पैसेंजर्स गेट अफेक्टेड, एयरलाइन गेट अफेक्टेड और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लंदन के इर्द गिर्द कई एयरपोर्ट हैं जहाँ पे फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो एयरपोर्ट में कितनी कैपेसिटी अवेलेबल देखना पड़ता है। पैसेंजर्स की इनकन्वीनियंस, एयरलाइन को नुकसान होता है और इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है क्योंकि आज के पैसेंजर्स जो फ्लाइट में बुक्ड हैं उनको कल अकोमोडेट होगा टू दी एक्सटेंट सीट्स आर अवेलेबल ऑन अ फ्लाइट। तो इन सबको अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा इनकन्वीनियंट फैक्टर है, इकोनॉमिक बर्डन होगा, वो नॉट ओनली फ्रॉम दी एयरलाइंस, एयरपोर्ट के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर में देखिए कार्गो। आजकल हम लोग सप्लाई चेन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एवर सिंस द कोविड इशू। वी आर ओनली ट्राइंग टू ऐड टू दीज प्रॉब्लम्स इसके अंदर में। लेकिन अगर आप केवल पैसेंजर्स की ओर से देखें, एयरलाइंस की ओर से देखें, ये एक बहुत बड़ी घटना है।
सवाल ये उठता है, इतने बड़े एयरपोर्ट के लिए अगर आउटेज होता है, उसके लिए कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल था कि नहीं था। आजकल हम लोग मैनेजमेंट में बताया जाता है कि ट्राई एंड हैव एन ऑल्टरनेट फॉर एवरी क्राइसिस सिचुएशन व्हिच कैन बी परसीव्ड। तो सर एक बात ये बताएं कि एक बड़ी सीख रहेगी ये पूरा इंसिडेंट लोगों के लिए, आगे किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है कि ये चीज कभी दोबारा ना हो? देखिए, इंजीनियर्स लोगों, एयरपोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात पे जरूर देखते हैं, लेकिन ये कहना कि उन्होंने इस चीज को कभी देखा ही नहीं था और ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जब सडनली इनगल्फ होती है कोई प्रॉब्लम तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। मेरा ये मानना है कि 24 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर देना वन डे के लिए कुड हैव बीन अ नी जर्क रिएक्शन। क्या आवश्यकता थी 6 घंटे पहले करो फिर कन्वीनियंस कर लो? लेकिन क्योंकि हीथ्रो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे मुंबई दिल्ली से एयर इंडिया की अगर फ्लाइट जाती है तो उनको पहले बताना पड़ता है कि यू हैव टू बी डाइवर्टेड टू सम अदर प्लेस। एयरलाइन को इन टर्न पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। वहां पर जो फ्लाइट के एयरपोर्ट में आए होंगे फ्लाइट लेने के लिए, उनकी हालत देखिए, दे आर एट द एयरपोर्ट टू टेक अ फ्लाइट, लेकिन उनकी फ्लाइट नहीं चलेगी, उनको इनकन्वीनियंस है। तो अगर आप टोटल देखें, it's a very sad day for not for Heathrow Airport, for the world aviation also। और एविएशन में एक मजेदार बात ये होती है कि ये लोकलाइज नहीं होता इशू, everybody gets impacted and everybody tries and finds a solution to it। तो दूसरे एयरपोर्ट वाले इंजीनियर्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, हम अगर ये स्थिति में होते तो क्या होता? क्योंकि केस स्टडीज जब होती हैं तो कोई ना कोई समाधान ढूंढा जाता है। आपने बहुत सही कहा कि कोशिश की जाएगी कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, बट लेट्स होप कि ऐसा ना हो और पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस ना हो। हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए भी बुरा नाम पड़ता है, दुनिया का एक माना जाना एयरपोर्ट है, वहां पर ऐसी घटना होना एक तो कोई सोच नहीं सकता है, और सोचना अगर होती है तो वॉज देयर अ वे टू प्रिवेंट इट? प्रिवेंटिव मेजर्स थे कि नहीं थे? इन सब के ऊपर ओनली वंस द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस सारे के सारे फैक्ट बाहर आएंगे। आपने कहा कि इस चीज के रिपल इफेक्ट हो सकते हैं, तो जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, और यहाँ हम सिर्फ यूके की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे बल्कि बाकी जो देश हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, रिपल इफेक्ट इसलिए होता है कि जब आज की फ्लाइट लैंड नहीं कर पाएगी, टेक ऑफ नहीं कर पाएंगी, उन पैसेंजर्स को एकोमोडेट किया जाता है। मैं वित्तीय स्थिति की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वित्तीय इम्पैक्ट इज ह्यूमंगस ऑन दीज इश्यूज, क्योंकि आपको कॉम्पनसेशन, होटल में रखो पैसेंजर्स को, शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग फ्लाइट करो। अगर एक फ्लाइट मुंबई से लंदन जा रही थी हीथ्रो और वो आगे न्यूयॉर्क जानी थी, वो नहीं जाएगी, तो उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इट्स अ मल्टीपल इफेक्ट ऑफ वेरियस थिंग टू लुक एट, चाहे आप फैसिलिटीज दो, और ये भी होता है एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट। व्हेन अ प्लेन इज वर्किंग or planes are landing at Heathrow Airport, look at the number of taxi drivers who get employment. Look at the hotels, look at the eateries. इसका पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट जो पड़ता है ना, वो आप देखेंगे इसके ऊपर में बहुत देर तक पड़ेगा। और कुछ होता है कि एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि रूम विल बी शॉर्ट सप्लाई, द टैरिफ ऑफ द होटल विल गो अप, ऑल दोस थिंग टेक प्लेस, जो कि होता है। ये थे एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव। और अभी नेशनल ग्रिड सोर्स में बीबीसी में सूत्रों के हवाले से नेशनल ग्रिड ने बोला है कि पावर जो है, बिजली जो है हीथ्रो एयरपोर्ट में जल्दी लौट आएगी, लेकिन एयरपोर्ट का ये कहना है कि आज उड़ानें यहां से नहीं चलेंगी और आने वाले दिनों तक भी इसका कुछ असर रह सकता है। और रही आग की बात, तो आग पर काबू पूरी तरह नहीं पाया जा सका है, आग को फैलने से रोक दिया गया है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। प्रदेश के एक मामले की उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का एक मामला बीते दिनों सुर्खियों में रहा है। 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना का मामला पहले कासगंज की विशेष जज की अदालत में और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीड़िता के स्तन को छूना या पजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में इसे नहीं गिना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इसका गलत असर समाज पर पड़ सकता है। देखिए, ये इस तरह का निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है और इससे हमारे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ये जो एक निर्णय आया है ये बहुत गलत है और हमें लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस पर संज्ञान लेना। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेकिन ये कहा कि ये रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है कि इस फैसले को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, यही जानने के लिए मैंने बात की। लखनऊ में मौजूद हैं। देखिए, मामला ये है कि जो विक्टिम है उसकी मां ने 2021 में ये पूरा घटना है, उसके बाद इसने पहले पुलिस को अप्रोच किया। पुलिस ने एक FIR नहीं दर्ज की, तो उसके बाद इन्होंने विशेष अदालत जो वहाँ पे पॉक्सो एक्ट की थी कासगंज में, वहाँ पे जाके 156(3) मुकदमा के, जिसको कोर्ट ने सही माना कि कॉग्निजेंस लिया इसका कि ये मामला इसका बनता है पॉक्सो एक्ट का और रेप का। उसके बाद उन्होंने जो एक्यूज थे पवन और आकाश, उनको समन किया 376 और पॉक्सो एक्ट में, और जो तीसरा अभियुक्त थे अशोक, उनको माइनर धाराओं में तलब किया। उसके बाद जब उनको सम्मन मिला अभियुक्तों को, तो अभियुक्तों ने फिर हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और हाई कोर्ट में उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसके बाद ये पूरा फैसला आया है। और जिस फैसले की आपने बात की, हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये इसको लेकर विवाद हो रहा है, तो विवाद क्या हो रहा है इस बारे में बताएं और ये भी बताएं कि बलात्कार और यौन हिंसा पर कानून क्या कहता है। देखिए, जहाँ तक जो फैसला जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने किया, उस पर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, खासकर कानून के जानकार भी उठा रहे हैं, पॉलिटिकल खेमे से भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों दिया। लेकिन जहाँ तक जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का सवाल है, तो ये क्योंकि 2021 का मामला है, उससे पहले जब IPC की धाराएं चल रही थी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराएं नहीं थी, तो उन्होंने जो अपने जजमेंट में लिखा है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये पेनिट्रेटिव कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, इसलिए ये 376 के एम्बिट से बाहर है और इसलिए सेक्शन 8 जो पॉक्सो एक्ट लगाया था उससे भी बाहर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो इंटेंट है, यानी जो क्राइम करने का इंटेंट है, वो ग्रेविटी उसकी ज्यादा है, उस पर जजमेंट में कहीं ध्यान नहीं दिया गया। इसको लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब किसी भी विक्टिम के साथ जो अंडर एज है उसके साथ इस तरह की हरकत की गई, उसके नीचे अंगों को छुआ गया, उसके बाद उसको घसीटने की कोशिश की गई पुल के नीचे, तो इंटेंट और इरादा तो साफ है कि उसके साथ वो क्या करना चाह रहे थे। तो इसलिए ये सवाल बहुत सारे क्वार्टर से उठ रहा है। कल हमने कई कानून के जानकारों से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उनको इंटेंट पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है वो इंटेंट देखता है कि इरादा क्या है अभियुक्त का। तो इरादा तो यही था कि उसके साथ कुछ गलत करना है। और इंदिरा जयसिंह जैसे जो वरिष्ठ लॉयर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि वो इस मामले में पूरी तरह से दखल दें, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये नजीर बन जाएगा और फिर आगे लोग इससे प्रोत्साहित होंगे जिनको इस तरह की घटनाएं करनी है, जिनकी इस तरह की मानसिकता है। लेकिन इस तरह का एक मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है। उसमें जो एडिशनल जज थी वो तो उन्होंने अभियुक्त को बरी किया था, लेकिन फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटेंट काफी है और इसलिए इसको इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा मामला था और 2023 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये पूरी तरह से निगेट किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का, जो नागपुर बेंच ने जज ने दिया था। हाई कोर्ट वाला जो फैसला है उस मामले पर अभी क्या कुछ और डेवलपमेंट हुई है? देखिए, कई वरिष्ठ जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पत्र लिखा है। शोभा गुप्ता है वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इस मामले पूरी तरह से दखल देना चाहिए और कुछ सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यही बात इंदिरा जयसिंह ने कही है। तो बहुत ज्यादा आलोचना इस जजमेंट की हो रही, क्योंकि जो जज साहब ने जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने किसी भी तरह से इंटेंट के जो सवाल उठता है, यानी जो इरादा होता है,
इरादे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इरादे को लेकर उन्होंने कोई सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि जो अभियुक्त है उनको कहा है कि वो 354 में प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, जो बहुत सी माइनर धाराएं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर क्यों हो रहा है विवाद और सुबह अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फैसला क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। शरणार्थियों के लिए बना दुनिया का सबसे बड़ा कैंप का इलाका बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी शहर कॉक्स बाजार के पास है, लेकिन इस साल की शुरुआत से वहां रह रहे लाखों रोहिंग्या समुदाय के शरणार्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। शरणार्थियों का जीवन का लगभग हर पहलू, खाना, कपड़ा, घर बनाने के लिए जरूरी चीजें, दवाएं, विदेशी सरकारों या संस्थाओं द्वारा दिए गए चंदों पर निर्भर करता है और इस साल फंडिंग में बड़े पैमाने पर कमी देखी गई है और इसका जो परिणाम है वो शरणार्थियों के जीवन पर दिखने लगा है। कॉक्स बाजार का दौरा किया, उनकी रिपोर्ट सुनिए। बम के इस टुकड़े ने मेरे बेटे को लगभग मार ही दिया था, इस्मत आरा ने हमें बताया। उन्हें हिंसा और अस्थिरता के चलते 7 महीने पहले म्यांमार में अपना घर छोड़ना पड़ा था। अपने रोहिंग्या समुदाय के 10 लाख से अधिक लोगों के साथ अब वे सीमा पार बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए बने एक कैंप में रहती हैं। इस्मत आरा बताती हैं। हमारे गांव पर बम गिराए गए थे, जिसमें मैं खुद घायल हो गई थी और मेरे बेटे के पैर में बम के छर्रे फंस गए थे। वो बेहोश हो गया था। वहाँ म्यांमार में हम किसी डॉक्टर के पास तक नहीं जा सकते, इसलिए हमने उसके घाव पर पत्ते रखे, उस पर कपड़ा बांधा और सीमा पार कर बांग्लादेश में प्रवेश किया। तब जाकर हमें इलाज मिल सका। संयुक्त राष्ट्र ने इस्मत जैसे लोगों के प्रति म्यांमार में हुई हिंसा को जातीय संहार या फिर एथनिक क्लेंजिंग बताया है। इसके चलते 2017 में 7 लाख से अधिक रोहिंग्या समुदाय के लोग बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर हुए थे, लेकिन उसके बाद भी रोहिंग्या शरणार्थियों के बांग्लादेश आने का सिलसिला चलता रहा और उन्हें शरण देने के लिए बने कैंपों का दायरा भी बढ़ता गया। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि पिछले साल लगभग 60,000 से अधिक और शरणार्थी उनके देश में दाखिल हुए हैं। 12 वर्ष के अनवर सादेक की मां बताती हैं कि अनवर ना तो खुद से चल फिर सकते हैं और ना ही बोल या सुन सकते हैं। इस कैंप में रहने के बावजूद उन्हें एक बात की खुशी थी, अपने बेटे के इलाज की। अनवर की मां फातिमा अख्तर बताती हैं। म्यांमार में हम पर हमले हो रहे थे। इन शिविरों में हमारी हालत बेहतर थी क्योंकि कम से कम यहाँ मेरे बच्चे का इलाज तो हो रहा था, लेकिन पिछली बार जब मैं अनवर को लेकर डॉक्टर के पास गई तो देखा कि वो क्लिनिक बंद था। उस बात को 1 महीना हो गया है, वो क्लिनिक अब भी बंद है। हमारे लिए कहीं और जाना मुमकिन ही नहीं है। इस इलाके में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बने 34 कैंपों में से कई कैंपों का दौरा किया। हमने पाया कि कई संस्थाएं जो कुछ महीनों पहले यहाँ रहने वाले लोगों के लिए काम किया करती थी, उनके दफ्तर अब बंद हो चुके हैं। आए दिन ठप होती सुविधाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। जानकार इसे अमेरिका की नीतियों में बदलाव और फंडिंग की कमी का परिणाम बताते हैं। फिर हम सिनवर से मिले, जो एक रोहिंग्या शरणार्थी है। यहाँ मेरे जैसी गर्भवती महिलाओं के लिए एक वॉलंटियर अक्सर मिलने आती थी और कई बार तो स्वास्थ्य केंद्र पहुँचने में मदद भी करती थी, लेकिन अब 1 महीने से ये बंद हो गया है। मुझे पता चला है कि बहुत से संगठन फंड्स की कमी के कारण यहाँ अपना काम बंद कर रहे हैं। अब हमें ऐसी सहायता पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और ये मुश्किल है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम इस देश को ठीक से जानते भी नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं ने खाने पीने में कटौती की बात की है और वहां बच्चों में बढ़ते कुपोषण के मामलों को उजागर किया है। 2017 में जब ये कैंप बने, उसके बाद से हालात शायद ही इतने गंभीर रहे होंगे। इस कैंप के लीडर मोहम्मद नूर बताते हैं। रमजान कुर्बान, हर साल सर्दियों में हमें गर्म कपड़े मिलते थे। रमजान के दौरान अलग अलग NGO से इफ्तार और खाने का सामान मिलता था, लेकिन रमजान शुरू हो चुका है
और हमें कुछ नहीं मिला है। पहले भी हमें जो खाना मिलता था उससे हम मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, लेकिन अब उसमें भी कमी आ गई है। कैंप में बहुत से लोगों को डायरिया हो जाता है। वे हमें दवाइयाँ देते थे, लेकिन इस बार दवाइयाँ नहीं दी गई। हैंड वॉश और मास्क भी नहीं दिए गए। डेविड बगडेन शरणार्थियों के लिए काम करने वाले 100 से अधिक एनजीओ की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करते हैं। उन्होंने हमें बताया, हमने कई सेवाओं पर फंडिंग की कमी का असर देखा है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है इस साल की फंडिंग। इस साल और भी गिरावट हो सकती है। इन कैंपों में हर साल लगभग 30,000 बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो जरूरतों और फंड के बीच का फासला गहराता जाएगा। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक कई प्रयासों के बावजूद 2017 से आए शरणार्थियों में से एक भी शरणार्थी वापस म्यांमार नहीं लौट पाया है और म्यांमार में जारी गृह युद्ध के कारण शरणार्थियों के लौटने में और समय लगेगा। शफीकुल आलम बांग्लादेश सरकार के प्रेस सचिव हैं। उन्होंने हमें बताया, हम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम रोहिंग्या लोगों को स्वेच्छा से, सम्मान के साथ और पूरी सहमति से वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी वहां म्यांमार के रखाइन इलाके में हिंसा और गृह युद्ध की स्थिति है। इसीलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें वापस भेजने का ये सही समय है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि रोहिंग्या समुदाय का इतिहास क्या है। गौतम मुखोपाध्याय म्यांमार में भारत के राजदूत रहे हैं। हाल के समय में रोहिंग्या समुदाय के लोगों को म्यांमार के नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और इसका कारण ये है कि उन्हें वहां प्रवासियों के रूप में देखा जाता है। दरअसल बर्मीज लोग मानते हैं कि रोहिंग्या बंगाली हैं और वे बर्मा में ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप के बाद आए हैं, लेकिन रोहिंग्या समुदाय का दावा है कि वे वहीं नाफ नदी के पास रहने वाले रोहिंग समुदाय से हैं। शायद ये बात सही भी हो, लेकिन इसको सभी लोग नहीं मानते। ऐतिहासिक रूप से वहां के रखाइन कोट में काफी इस्लामिक प्रभाव था, लेकिन हाँ, रोहिंग्या और अराकान साम्राज्य के दरबार में उठने बैठने वाले मुसलमानों के बीच एक अंतर है। रोहिंग्या वास्तव में सबसे गरीब और असहाय वर्ग के लोग हैं। अब यह पूरी तरह संभव है कि जैसे अंग्रेजों के शासन के दौरान भारतीय किसान बर्मा चले गए थे, वैसे ही रोहिंग्या समुदाय के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह गए हों। लेकिन ये विचार कि रोहिंग्या लोग म्यांमार के नहीं हैं, ये एक आइडियोलॉजिकल या वैचारिक मुद्दा है। बांग्लादेश के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ तक कि कैंप से बाहर निकलने की भी आम तौर पर इन शरणार्थियों को अनुमति नहीं है। तो यहाँ कटौतियों के बीच हालात और बिगड़े और म्यांमार में यदि गृह युद्ध समाप्त न हुआ तो क्या होगा? डेविड बगडेन बताते हैं, हताश लोग अक्सर हताश उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कहीं और पलायन कर सकते हैं। यहाँ सुरक्षा और अपराध को लेकर भी हालत बदतर हो सकती है। यही वजह है कि हम रोहिंग्या संकट पर ध्यान केंद्रित रखने और शरणार्थियों और मेजबान समुदायों दोनों का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक बात लोगों की है, लगभग सभी शरणार्थी वापस अपने घर म्यांमार लौटना चाहते हैं। हम यहाँ बेशक सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कैद हो गए हैं। अगर म्यांमार में माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है तो मैं जरूर घर वापस